हम नेटवर्क सिक्योरिटी के मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं और अभी तक नेटवर्क सुरक्षा में हमने इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स और उसके फीचर्स के बारे में बात की है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका संबंध जो है वो वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और अटैक से है। थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका आगे आने वाली स्लाइड्स में जो है उसका क्या संबंध रहेगा वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने समझा कि नेटवर्क क्या है, टोपोलॉजीज कितने तरीके की होती हैं, नेटवर्क का क्या आर्किटेक्चर होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें यूज में आते हैं। ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने जो है एक नेटवर्क को सिमुलेट किया। हमने जो है दो मशीनें ली थ्रेड गार्जियंस की और एक मशीन से दूसरी मशीन को एक्सेस करने की कोशिश की, जिसमें हमने प्लेन टेक्स्ट जो हमारे क्रेडेंशियल्स थे उनका यूज किया। हमने एक यूजर नेम लिया था रोहित करके और उसका पासवर्ड लिया था और फिर हमने उस ट्रैफिक को जो है इंटरसेप्ट किया था। ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने के बाद हमने उसको एनालाइज किया था और हमने ये देखा था कि जो यूजर नेम पासवर्ड मैंने अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू सर्वर के लिए डाला है वो बीच रास्ते में ही जो है किसी ने इंटरसेप्ट करके उसको पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई जो है इस तरीके का रिस्क जो हमारे क्रेडेंशियल्स के लिए है वो ना हो पाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कौन सी नेटवर्क सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें हमारे पास होनी चाहिए। तो उससे पहले समझते हैं कि रिस्क क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपके घर की खिड़की जो है ये खुली रह गई है। ठीक है, तो रिस्क क्या है, कोई आएगा आपके घर की चीजों को उठा के ले जाएगा या उनको नुकसान पहुंचा देगा, यही तो रिस्क है। ठीक है, तो कमी क्या है यहाँ पे, अगर आप घर की खिड़की खुली ना छोड़ते तो जो है कि कोई नहीं आता, तो ये हो गई आपके वल्नरेबिलिटी। ठीक, अगर खिड़की खुली है तो खतरा तो है, पर खतरा किससे है, खतरा है चोरी होने का, थ्रेट है आपका कि भाई जो है कि चोरी हो जाएगी। और उस थ्रेट का जो है कोई एक्टर होगा, कोई चोर होगा और थ्रेट का एक्शन होगा कि वो जो है खिड़की के रास्ते अंदर आ जाएगा। ठीक, और फिर वो अटैक करेगा, मतलब चोरी कर लेगा या क्षति पहुंचाएगा, आपके अंदर जो भी चीजें हैं उनको क्षति पहुंचाएगा। ठीक, तो अब आपको जो है वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और एक्टर की एक ऊपर ऊपर से जो है परिभाषा पता लग गई। ठीक है। ठीक, तो अब जब साइबर सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी में रिस्क क्या है, मेरे जो क्रेडेंशियल्स थे, मेरा जो यूजर नेम था, मेरा जो पासवर्ड था, वो किसी और को पता नहीं होना चाहिए था। किसी दूसरे को पता लग जाएगा, ये मेरे लिए साइबर रिस्क है। तो मैं कैसे नेटवर्क की उम्मीद करता हूँ, मैं उस नेटवर्क की उम्मीद करता हूँ जिससे जिसमें मेरा यूजर नेम और पासवर्ड जो है सुरक्षित है। ठीक है, इस एक डॉक्यूमेंट है एन ऑन्टोलॉजी फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स। ये वाला डॉक्यूमेंट जो है आप गूगल पे सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें नेटवर्क के वल्नरेबिलिटीज, थ्रेट वेक्टर और उससे एसोसिएटेड चीजों के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है और आज की कक्षा में जो है हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक, तो हमारा आज का मॉडल है वही, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा जो है सी है। ए और बी आपस में बात कर रहे हैं और कम्युनिकेशन करने के लिए वो जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, और जो ये हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जो है कुछ नेटवर्क डिवाइसेस होंगे। मान लिया कि इधर की तरफ कोई राउटर है। ठीक, ए जो है इंडिया में बैठा हुआ है, बी जो है यूएस में बैठा हुआ है, सी जो है वो बीच में कहीं और है। ठीक है, अब आप ये लगाइए कि इस पूरे नेटवर्क में जहां पे बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ये थ्रेट एक्टर कैसे जो है किसी को अटैक कर सकता है। अगर आप इसको इस नेटवर्क में आने आने ही नहीं दोगे तो क्या ये आपके ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है ना।
तो एसएस कंट्रोल इंप्लीमेंट आप करेंगे, और मान लीजिए एसएस कंट्रोल नहीं था, ये थ्रेट एक्टर वो है जो हमारे नेटवर्क में पहले से था, ये कोई एक्सटर्नल नहीं है, कोई ये बाहरी नहीं है, ये हमारा जो है अंदर का ही आदमी है। तो इंटरनल थ्रेट हो जाएगा, और इंटरनल थ्रेट होगा तो उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एसएस होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को एसेस कर पाएगा और कोशिश करेगा हमारे ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने की। और अगर इंटरसेप्ट हो गया, हम चाहते हैं कि अगर इंटरसेप्ट भी हो जाए तब भी जो है हमारे साइबर रिस्क ना हो। तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि जो मेरा कम्युनिकेशन है, जो भी मेरा संवाद हो रहा है, वो इनक्रिप्टेड हो, वो चाहे भी तो उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिले और वो उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए। ठीक, तो ठीक है। तो अब हमने समझा है कि इस नेटवर्क में अगर मुझे सुरक्षा चाहिए तो मुझे कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स में हम कहते हैं, एक तो है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब गोपनीयता। जो भी मैं कहूँ, जो भी कम्युनिकेट करूँ मैं नेटवर्क में, वो गोपनीय हो मेरे और जिसको जिससे मैं कहना चाहता हूँ, जिससे मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, उसके हम दोनों के बीच में ही रहे और किसी के पास ना जाए। ठीक। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हो गई अखंडता। का मतलब ये है कि मैंने जब कम्युनिकेशन किया, और कम्युनिकेशन जब मेरा यहां से गया तो मैंने एक फाइल भेजी, इस फाइल के पे जो लिखा हुआ था वही फाइल यहाँ पे इसको मिली। ठीक है ना? तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने भेजी उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है, मतलब अखंडता निश्चित कर रहा हूं मैं उसकी, कि मैंने यहाँ पे जो है लिखा था एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे भी मेरे पास एक्स वाई जेड मिला। ठीक है, बीच में नेटवर्क में किसी ने जो है एक्स वाई जेड को यहाँ पे अटैक करा और एक्स वाई जेड को चेंज कर दिया पीक्यूआर में। ठीक, तो जो अखंडता थी मेरी इंफॉर्मेशन की, वो नहीं रही। ठीक? तो जो है कि गोपनीयता और अखंडता हमें चाहिए। गोपनीयता बनाने के लिए मैं एन्क्रिप्शन का यूज कर रहा हूँ, मैं एक्सेस कंट्रोल कर रहा हूँ कि कोई जो है उस नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए जिस नेटवर्क का यूज मैं कर रहा हूँ। इंटीग्रिटी के लिए जो है हम जो है क्या करते हैं कि कई बार जो है हैश ले लेते हैं। हैश जो है वन साइडेड इंक्रिप्शन की तकनीक है, जिससे आप क्या करते हैं कि जब इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जाती है वो भी उस इंफॉर्मेशन का हैश कैलकुलेट करता है, और हैश कैलकुलेट करके ये सुनिश्चित करता है कि जो इंफॉर्मेशन भेजी गई थी सेम टू सेम वही इंफॉर्मेशन मुझे मिली। या फिर डिजिटल सिग्नेचर जो है उनका भी प्रयोग होता है। ए जो है बी को एक डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट भेजेगा, और वो वहां पे वो डिजिटल जो सिग्नेचर है वो ये प्रूफ करेगा वहां पे बी को कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है वो साइंड है, और बीच में किसी ने उसको कोई चेंज नहीं किया है। अगर कोई उसको चेंज करेगा तो वो जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक। अवेलेबिलिटी, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि नेटवर्क सिक्योरिटी में कि जब हम कुछ भी कम्युनिकेट करें और नेटवर्क सुरक्षा हमको उपलब्धता प्रदान करे। ठीक। अच्छा, उपलब्धता प्रदान करने का कोई उदाहरण कैसे लेंगे हम, कि मान लीजिए कोई त्योहार चल रहा है जिसपे जो है कि आप लोग जो है अमेजन पे बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक। और अमेजन पे आप बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं तो एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो गया। ठीक। और ये इसका जो है कोई एप्लीकेशन है जहां पर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, अमेजन का मैं एग्जांपल नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो ई कॉमर्स मैं कह रहा हूँ। तो अगर कोई वेबसाइट है जहां पे से आपने कुछ खरीद फरोख्त करना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है ये 1 से 1 लाख जो है यूजर्स को एक बार में हैंडल कर सकता है। ठीक। त्योहार का सीजन आया, त्योहार के सीजन पे कुछ चीजों में सेल लगी, और सेल जिस टाइम पे शुरू हुई उस टाइम पे यूजर्स जो है बहुत सारे हो गए, वो 1 लाख की जगह 10 लाख हो गए। और इसकी क्षमता नहीं है, जो ये हमारा सर्वर है, इस सर्वर की क्षमता नहीं है कि ये 1 लाख से ज्यादा यूजर्स को हैंडल कर पाए। तो क्या होगा, ये सारे यूजर्स के लिए इसकी जो उपलब्धता है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, और ये इस पे डिनायल ऑफ सर्विस जो है वो अटैक लग जाएगा।
डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लगने के बाद क्या होगा कि जो है कोई कोई इससे कुछ ना तो खरीद पाएगा, कंपनी का बिजनेस नहीं हो पाएगा, कंपनी का बिजनेस नहीं होगा तो कंपनी का नुकसान होगा, और यूजर्स भी जो होंगे वो अनसेटिस्फाई रह जाएंगे। ठीक है। तो जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क में अवेलेबिलिटी भी जो है होनी जरूरी है। अच्छा, फिर है आपके पास ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ऑथेंटिकेशन नेटवर्क में होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप ये वीडियो लेक्चर देख देख रहे हैं तो आपने क्या किया है, आपने अपने को पंजीकृत किया है इस कोर्स में। ठीक है, आप ये यूजर हैं और ये एक सर्वर है, और करीबन जो है 5,000 बच्चे एक बार में, मान लीजिए इसको, उन्होंने पंजीकरण किया है। पंजीकरण करने के बाद जो है 5,000 बच्चे ही मतलब जो है इस सर्वर को, इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो ये पहला बच्चा और ये जो आखिरी बच्चा है वो इसको अभी देख रहा है। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ही क्यों, कोई दूसरा जो 5,000 के अलावा बाकी बच्चे हैं वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास जो है ना तो यूजर नेम है ना ही पासवर्ड है। अगर उनके पास यूजर नेम पासवर्ड आएगा तो सर्वर उसको उनको ऑथेंटिकेट कर देगा, वो बोलेगा ठीक है भाई, आपने सही यूजर नेम डाला है, सही पासवर्ड डाला है, ठीक है, आप भी देख सकते हैं। ठीक। तो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए सो दैट कि अगर ज्यादा बच्चे आ गए और हमारे सर्वर की कैपेसिटी 6,000 की है, तो अब बिना ऑथेंटिकेशन के जो है लॉगिन करेंगे तो सर्वर तो नहीं चलेगा, सर्वर बैठ जाएगा और आप लोग वीडियो वॉच नहीं कर पाएंगे। तो ऑथेंटिकेशन का भी अपना एक रोल आता है। ठीक, अच्छा। दूसरा, ऑथेंटिकेशन इसलिए भी चाहिए कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड जब डाला है, ठीक है, तो आप एक ही सेशन चला रहे हैं। अब आपने क्या किया कि बांट दिया है, आपके यूजर नेम पासवर्ड से एक बच्चा एक्सेस कर पा रहा है, उसी यूजर नेम पासवर्ड से दूसरा भी कर पा रहा है, फिर तीसरा भी कर पा रहा है। अगर वो सिक्योरिटी हमने नहीं लगाई है तब भी जो है हमें खतरा हो सकता है। ठीक है। पर एजुकेशन जो हम किसी को शिक्षित करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि हम जो है हम कहते हैं ठीक है, अगर 5,000 बच्चों को एक बार में पढ़ाना है तो 50,000 की कैपेसिटी रखो। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद है आपका एसएस कंट्रोल। अब इस सर्वर में जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, आपका जो है कंटेंट पड़ा हुआ है। कौन सा कंटेंट? जिसको आप पढ़ रहे हैं, वीडियोस हैं, कुछ स्टडी मटेरियल है, फिर इसमें क्विज भी होगा या असाइनमेंट का सबमिशन भी होगा। ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में पंजीकरण कराया है वो केवल साइबर सिक्योरिटी का ही देख पाएंगे। ठीक। जिन बच्चों ने जो है हिंदी, इंग्लिश, गणित, भूगोल, अलग अलग कोर्सेज में इनरोल करवाया हुआ तो वो उसी को देख पाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या है कि आपने एसएस कंट्रोल कर दिया कि जिस चीज के लिए जिसने पंजीकरण करा है वो ही उस चीज को देख पाएगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि मान लीजिए यहाँ पे ग्रेड्स भी हैं, बच्चों का जब मूल्यांकन हुआ उनकी मार्कशीट जो है वो भी यहीं पे पड़ी हुई है। अब बच्चा केवल जो है अपनी ही मार्कशीट को देख पा रहा है। अगर नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी एप्लीकेशन में, जो है कि एसएस कंट्रोल नहीं इम्प्लीमेंट होगा, तो जो है कि वो सबकी मार्कशीट देख पाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि सर्वर्स को ही अलग कर दें, और सर्वर को अलग कर दें तो यूजर्स को जो है जब वो कंटेंट पढ़े तो वो इस सर्वर से पढ़ें, और जब ग्रेडिंग की बात आए जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जब वो एसेस करेंगे तो वो इस सर्वर को एसेस करेंगे। तो नेटवर्क ही आइसोलेट कर दिया, क्योंकि एप्लीकेशन में उन्होंने ये देखा कि भाई जो है कि सिंगल सर्वर पे हम सब कुछ रखेंगे तो हो सकता है कि इस सर्वर में आज नहीं तो कल कोई वल्नरेबिलिटी आए जिसको कोई एक्सप्लॉइट करेगा, और वो जो बाकी का जो हमारा क्लासिफाइड एरिया है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, वो सब पढ़ पाएंगे। तो ऐसा ना हो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले मशीन अलग करी, मशीन अलग करने के बाद उन्होंने नेटवर्क भी अलग कर दिया। ठीक। अच्छा, फिर है नॉन रेपुडिएशन। अब हुआ क्या है कि बच्चे जो है साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ रहे हैं, फिर बाकी लोग भी जो है साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ रहे थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे
जो है हमने देखा कि जो ट्रैफिक है वो यहाँ से भी आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है। भाई हमने जो ये कोर्स चलाया है, ये कोर्स चलाया है कि हमारे देश में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो इस कोर्स को उठाएं। तो हमने जो है यहाँ पे नेटवर्क में अपना जो है रूल इम्प्लीमेंट कर दिया नेटवर्क में, कि इंडिया से ही जो ट्रैफिक आए उसी को ये कंटेंट सर्व होगा। ठीक है। अब जो है कि बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने जो है यहाँ पे बाहर से भी हमारे पास जो अटैकर्स हैं उनका भी ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है, इस नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया कि वो लॉग लगाने शुरू कर दिया, उसने जो है उसका जो है एक्सेस कंट्रोल बंद कर दिया कि जो हमारे देश के से नहीं आ रहा है, कहीं बाहर दूसरी सोसाइटी कहीं और किसी और देश की है उसका ट्रैफिक आ रहा है, तो वो तो ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक। फिर जो हमारे जेन्युइन यूजर थे उन्होंने जो है कुछ ऐसा ट्रैफिक जनरेट किया कि जिससे हमें लगा कि इस पर्टिकुलर सर्वर को खतरा हो सकता है, इसमें एक वल्नरेबिलिटी है, उस वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट में उन्होंने जो है कोई एक्सप्लॉइट चलाया है। ठीक है। अब बाद में जो है हमने बोला कि ठीक है, हमें पता लग गया कि ये आईपी किसकी थी, कि भाई ठीक है ये पर्टिकुलर यूजर था, ये यूजर जो है इसी आईपी से इसने ये एग्जाम दिया है। ठीक है। और इसी आईपी से इसने सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी है। तो हम जो है एक एनालिसिस कर सकते हैं कि ठीक है ये यही यूजर होगा, ठीक है, जो बेसिकली इस सर्वर को जो है कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब जब हम उससे पूछेंगे कि भाई जो है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हो सकता है वो मुकर जाए, वो कहे कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो जो है केवल अपना वाला काम करता हूँ, अपना कंटेंट पढ़ता हूँ बस। ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर हमें हमारे पास लॉग होगा, तो लॉग जो है हमें रखना होगा, लॉग रखना होगा तो हमें उससे मिलेगी अकाउंटिंग। और जब अकाउंटिंग जो लेखांकन होगा, जो अकाउंटिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि भाई ये यूजर है जिसने जो है अटैक करने की कोशिश करी है, और वो बाद में अगर मुकर जाए तो नॉन रेपुटेशन होगा। इसलिए हम जो है इसको भी हमें नेटवर्क सिक्योरिटी में ध्यान रखना होगा, ये भी हमारी जो है बेसिक नीड बन जाती है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी में कौन कौन सी जरूरतें हैं। ठीक है। अभी जरूरतें क्यों है, अगर ये जरूरी हुए हैं तो ये क्यों जरूरी हुए हैं, क्योंकि नेटवर्क में कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज रह जाती हैं। जिन वल्नरेबिलिटीज को अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो वो किसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो बेसिकली या तो अखंडता को कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा, या उपलब्धता को कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा, या फिर जो हमारी गोपनीयता है उसको जो है खंडित कर रहा होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो वल्नरेबिलिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, उसके बारे में पढ़ने की हमें जरूरत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है, अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात होगी तो वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक। हमने जो है कहा कि भाई जो है नेटफ्लिक्स सब देखते होंगे आज की डेट में, नेटफ्लिक्स है या हॉटस्टार है या कोई दूसरा मतलब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो कोई देखता है। ठीक है। और आप लोग जो है कुछ वीडियोस वॉच कर रहे हो, बाद में जो है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म था वो हैक हो गया। ठीक। अब हैक कैसे हुआ, कि मान लीजिए कि ये एक सर्वर है और इस सर्वर में यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, हर कोई जो है अपना कंटेंट देख रहा है। ठीक है। किसी को जो है पंजाबी गाने पसंद है, किसी को हिंदी, तो किसी को इंग्लिश। ठीक। तो अब जो है यहाँ पे लॉग रह गया है कि भाई ए को जो है पंजाबी गाने पसंद है, बी को जो है इंग्लिश गाने पसंद है, सी को जो है हिंदी गाने पसंद है। ठीक। और जब ये सर्वर कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो अब ये सबको पता लग गया कि भाई ए को जो है पंजाबी गाने पसंद है। ठीक है। अगर जो है यहाँ पे ये सारा डेटा जो कंपनी रख रही है, क्योंकि ये क्यों रख रही है डेटा कंपनी, आपको उसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड होता है ना, आपको जो चीज आप वॉच करते हैं उसी से रिलेटेड वीडियोस आपको रिकमेंड होती हैं बाद में, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो, है ना। अगर जो है कि हम बात कर रहे हैं कि जो है कि कार की बात कर रहे हैं,
बाद में जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसमें जो है कार के रिव्यूज आ रहे हैं, एक नई कार की वीडियो आ रही है। ठीक है, तो वो रिकमेंडर सिस्टम है, जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है और आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन कर पाए उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो है ये सारा का सारा डेटा जो है अपने पास रखते हैं। और अगर ये डेटा जो है इंक्रिप्टेड नहीं है तो होगा क्या? अगर इंक्रिप्टेड नहीं होगा तो जब ये आएगा तो पब्लिक में ये पता लग जाएगा कि भाई ये जो है पंजाबी सॉन्ग देखता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ चीज ऐसी हो सकती है जो प्राइवेसी से रिलेटेड हो। ठीक है, कोई जो है किसी को जो है कोई पर्टिकुलर मान लीजिए बीमारी है। ठीक है, तो वो जो है मतलब वो वीडियोस देख रहा है कि भाई मैं जो है मतलब घरेलू उपाय बताइए आप जो है सर दर्द को कम करने का। मगर वो नहीं चाहता है कि किसी दूसरे को वो पता चले कि मुझे सर दर्द रहता है। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो गई जो हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक, और वो जो प्राइवेसी का इशू आ सकता है अगर ये डेटा जो है जो कि इंक्रिप्टेड नहीं था और ये ब्रीच हो गया। ठीक है, अब ये ब्रीच हुआ है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? भाई जो ऑर्गेनाइजेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म को होस्ट कर रहा है वो लेगा। ठीक है, अगर उसने नेटवर्क सिक्योरिटी के कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करे होते, ठीक है, तो जो है कि हो सकता था कि ये डेटा ब्रीच होने के बाद भी जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, कोई इसको पढ़ नहीं पाता। ये पॉसिबल था। मगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको इनक्रिप्ट करे, उसके लिए वो क्यों बाध्य होगा? भाई या तो गवर्नमेंट बोले कि भाई जो है कि ये प्राइवेसी बिल है, इसलिए जो है आपको जो है इसको जो है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रखना चाहिए। या फिर जो है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद ही इतना संवेदनशील है कि वो नहीं चाहता है कि उसका जो कस्टमर हो वो कभी असंतुष्ट हो। या फिर वो जो है चाहता है कि भाई जो है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे यूजर्स ज्यादा बढ़ जाएं, कस्टमर्स हैं, कस्टमर का अपना एक ट्रस्ट बेस हो। तो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन, क्या करेगा वो अपनी पॉलिसी बनाएगा। वो पॉलिसी बनाएगा कि भाई जो है कि मेरा जो यूजर ए है उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी किसी को पता ना चले। तो ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बनाई, ठीक है, जब ये जो है यूजर नेम पासवर्ड यूज करेगा तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ करेगा। मैं ओटीपी भेजूंगा उसको यूजर नेम पासवर्ड के बाद, तब वो लॉग इन कर पाए। ठीक है, अगर यूजर नेम पासवर्ड उसका ब्रीच हो जाता है तो। ठीक है, या फिर अभी तक जो है ऑर्गेनाइजेशन ने जो है चला रहा था कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बीच में है जिसके थ्रू ए बी सी सब आ रहे हैं। ठीक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म होस्ट किया है उसका अपना नहीं है। ठीक है, और उसका अपना ना होने की वजह से क्या है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है इस नेटवर्क पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो उसने कहा कि ठीक है, जो मेरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगी क्लाइंट से वो जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगी, सो दैट कि जो नेटवर्क है वो नेटवर्क जो है अगर इंटरसेप्ट कर भी लेगा ट्रैफिक को तो जो है वो डिक्रिप्ट ना कर पाए। ठीक, ठीक है, तो ओवरऑल आइडिया ये हुआ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पॉलिसी ही नहीं है और वो उस चीज के लिए बाध्य ही नहीं है और वो चाहता भी नहीं है कि जो है मेरा कस्टमर संतुष्ट हो असंतुष्ट हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो केवल वीडियो होस्ट करनी है या मुझे तो मतलब अपना बिजनेस देखना है। ठीक है, तो वहां पे जो है सिक्योरिटी रिस्क बना रहता है और कोई भी बिजनेसमैन अपना नुकसान नहीं चाहेगा। तो वो क्या करेगा, वो एक पॉलिसी बनाएगा। अगर पॉलिसी नहीं है तो वो भी वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो जैसे पॉलिसी का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पॉलिसी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बनाई अपने कर्मचारियों के लिए कि भाई अगर तुम्हें पता है कि कौन जो है क्या कंटेंट देखता है तो तुम जो है पब्लिकली किसी को नहीं बता सकते। ठीक है, या आप जो है इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप बाध्य हो इस चीज की। ये पॉलिसी बनाई कंपनी ने, जो है पॉलिसी बनाई अपने उसमें कि भाई जो है कि जो भी पासवर्ड्स यूज होंगे, ठीक है ना, वो जो है कम से कम जो है 10 कैरेक्टर्स के होंगे। छोटे पासवर्ड होगा तो वो जो है डिक्रिप्ट उसका जो है उसको कॉम्प्रोमाइज होना जो है इजी होता है। अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा।
तो ये पॉलिसीज जो है कंपनी ने बनाई और बना के आगे रोल आउट करी। ठीक, तो इन वल्नरेबिलिटीज को देखा जाना चाहिए। दूसरा है कि हो सकता है कि जो ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कोई बग हो। ठीक है, अब इस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है इसने क्या करा हुआ है कि इसने एक एडमिन बैठाया हुआ है यहाँ पे। अब एडमिन जो है डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहा है कि ठीक है, जो ट्रैफिक है वो ए से आएगा मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर से और यहाँ से सर्वर में जाएगा। ठीक, अब हुआ क्या कि जो है किसी ने जो है इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया एडमिन को सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, और जो है कि उससे यूजर नेम पासवर्ड उसे पता लग गया। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने जो है इस डिवाइस को एक्सेस किया, ये इंटरनल थ्रेट है, और एक्सेस किया तो इसमें रूल चेंज कर दिया। अब जो है कि पहले ये ट्रैफिक जो है यहाँ ए से निकलता है, इस स्विच में आता है, फिर वो दूसरी कंट्री में जाता है, फिर वापस आता है दूसरे स्विच में, और फिर यहाँ से यहाँ आता है। अब ये कंट्री जो है जिसके थ्रू ये ट्रैफिक रूट हो रहा है वो इसको इंटरसेप्ट कर रही है। और अगर वो इंटरसेप्ट कर रही है और इंक्रिप्शन जो है वो वीक है, तो जो दूसरी कंट्री है उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का कोई जो है केस ना हो, इसलिए जो है ये भी देखना होगा कि ना तो ये एडमिन सोशली इंजीनियर्ड हो, ना ही ये डिवाइस में कोई बग हो। ठीक है, तो अटैक जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है अगर उस टेक्नोलॉजी में कोई बग है। ठीक है, या उस टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी कैसे होती है, अगर आप देखेंगे आपकी मशीन है तो आपकी मशीन एक बॉक्स की तरह है, राइट। ठीक, जिसमें एक हार्डवेयर है। ठीक, आप आपका मोबाइल फोन है, एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के ऊपर जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ना, तभी तो आप यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये एक मशीन है, इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें कुछ एप्लीकेशन चल रही है, तो बताइए क्या है ये, तो आपका अंदाजा क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं, आप कहेंगे कि डेटा की इनसफिशियंसी है, डेटा पूरा नहीं बताया आपने, जिसमें हम जो है अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मोबाइल फोन भी हो सकता है। ठीक है, ये एक जो है नोट पैड भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है एक जो है लैपटॉप भी हो सकता है, ये एक पीसी भी हो सकता है। यही तो कहा आपने। ठीक है, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी का एक स्टैक बनाया। अब मैं ही कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के इस स्टैक में यहाँ पे भी कुछ बग हो सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ बग हो सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ बग हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड है, तो या तो वो मोबाइल फोन होगा या नोटबुक होगा, लैपटॉप बेस भी आता है। ठीक है, हमने कहा कि भाई जो है कि इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स का है, उबंटू है या फिर विंडोज है, तो आप कहेंगे कि जो पहली प्रेफरेंस की सब वो जो है नोटबुक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, विंडोज बेस्ड मोबाइल फोन हो सकता है। ठीक है, तो एक टेक्नोलॉजी स्टैक है जिसमें या तो कुछ बग होगा जो उस एप्लीकेशन में है, कोडिंग के टाइम पे डेवलपर ने जो है, हो सकता है कि कीबोर्ड का बटन ही काम ना कर रहा हो, तो जो है कि वो कोड में जो है रहा ही नहीं, कोड में जो है वो गलती से जो है बग आ गया। ठीक है, या फिर जो है कि हार्डवेयर की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी कि मतलब जो कोडर था, है ना, उसको जो है उतना एक्सपीरियंस नहीं था कोडिंग का, इस वजह से बग रह गया। ठीक, तो जो भी उसने प्रोटोकॉल डिजाइन किया नेटवर्क का, या उसने ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन लिखा, या उसने जो है कुछ और का, तो वहां पे जो है कुछ ना कुछ जो है कमी रह गई। ठीक, दूसरा वल्नरेबिलिटी, जैसे हमने पासवर्ड्स और इंक्रिप्शन को लेके कही कि अगर वीक होगा तो जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा इजिली। तो ये सब जो है वल्नरेबिलिटीज हैं। और क्या हो सकती है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी ये हो सकती है कि आपने क्या किया कि आपने जो है
आपने सिस्टम जो है डिप्लॉय तो कर दिया, आपने सर्वर डाल दिया, ठीक है, और आपको पता है कि जो है आज जो है 5,000 बच्चे जो है इस वीडियो को देखेंगे, ठीक। तो आपने कहा ठीक है भाई, मैं जो है एक सर्वर ले लेता हूँ जो 5,000 बच्चों को का ट्रैफिक हैंडल कर पाए, यही तो होगा। तो यहाँ पे जो है ये एक नेटवर्क डिवाइस लगा हुआ है, फिर जो कि फर्दर नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पे पहला बच्चा और यहाँ पे जो है 5,000 बच्चे जो है इसको यूज कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो है कि इस डिवाइस ने माल फंक्शनिंग करी। अब माल फंक्शनिंग तो ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइट चली गई, ठीक है। अब लाइट चली जाएगी तो सर्वर बंद हो जाएगा, सर्वर बंद हो जाएगा तो क्या आप वीडियो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कि उपलब्धता पे दिक्कत हो गई, नेटवर्क ही बैठ गया, ठीक। नेटवर्क से जो कनेक्शन था वो अब रीचेबल नहीं है क्योंकि मशीन नहीं है। तो आपने कहा कि भाई ठीक है कि जो है कि हम जो है एक नहीं, रिडंडेंसी कर देंगे, हम जो है सर्वर जो है एक नहीं मल्टीपल कर देंगे, सो दैट कि जो है कि अगर एक बंद हो भी गया तो दूसरे पे जो है लोड शिफ्ट हो जाए। या फिर हम जो है लोड बैलेंसर का यूज करेंगे, मल्टीपल सर्वर को हम पहले ही यूज कर रहे थे, जैसे जैसे जो है हमारे पास यूजर बढ़ते गए वैसे वैसे जो है लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता गया, और 50% जो है इस सर्वर पे चल रहा है, 50% इस सर्वर पे चल रहा है। या फिर हम जैसे भी इसको मतलब फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, जितने भी हम सर्वर लगा पाए, ठीक है। पावर है तो हमने कहा कि पावर बैकअप है कि दो दो पावर सप्लाई हमने जो है यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक। तो हमें ये देखना होगा कि अवेलेबिलिटी को लेके तो कोई ऐसा नहीं है कि जो है कि कोई वल्नरेबिलिटी रह गई है, ठीक। कोडिंग फॉल्ट्स हो सकता है, जैसे हमने कहा कि कोडिंग का फॉल्ट है, और मान लीजिए कि आपके पास एक फॉर्म आया हुआ है इस तरीके से, जहां पे आपको यूजर नेम डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक। अब जब आप यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो ये नेटवर्क के थ्रू जो है सर्वर पे जाएगा। सर्वर में क्या होगा, यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ होगा, जो कोड क्या करेगा, इस यूजर नेम को उठाएगा, पासवर्ड को उठाएगा, ठीक है, और डेटाबेस में जाके चेक करेगा, राइट, ठीक है। जब वो इस वैल्यू को उठाएगा तो इस वैल्यू इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक यूजर नेम की लेंथ ज्यादा ज्यादा कितनी होनी चाहिए? अगर मैं अपना यूजर नेम बनाऊंगा तो मैं रोहित बनाऊंगा, रोहित एट IIT के बनाऊंगा, या इस तरीके से ही मतलब जो है स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है। अब कोई एक्टर है वो जो है टेस्ट कर रहा था, उसने जो है यहाँ पे जो है 1 लाख कैरेक्टर का पेलोड डाल दिया, इतना लंबा स्ट्रिंग डाल दी कि जो है, और यहाँ पे जो कोड है इस कोड में जो है कंडीशन वैलिडेशन तो लिखा हुआ नहीं था, हम जो है इनपुट सैनिटाइजेशन कर ही नहीं रहे थे। तो उसने 1 लाख की स्ट्रिंग उठाई और आगे जैसे ही उसने डाली तो जहां जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये फर्दर जो है पीछे कंट्रोल फ्लो को डैमेज कर देगा, ठीक है। और डैमेज कर देगा तो जो है ये एप्लीकेशन बैठ जाएगी और डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी जो है वल्नरेबिलिटी इसमें, ठीक। उसके बाद जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन एरर्स हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि नेटवर्क है, नेटवर्क में जो है उन्होंने स्विच को कॉन्फ़िगर इस तरीके से किया कि वो नेशनल बाउंड्रीज से बाहर जाके जो है ट्रैफिक जो है रूट हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन इशू आ सकता है, या ये इशू आ सकता है कॉन्फ़िगरेशन में कि जो है कि उन्होंने जो है मल्टीपल वीलैंस बनाए नेटवर्क स्विचेस में, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया, वो जो है नेटवर्क सेगमेंटेशन इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये अगर आपने बोला कि भाई जो है कि ये नेटवर्क एक ए है और ये नेटवर्क हमारा बी है, तो ये बी नेटवर्क है, ये ए नेटवर्क है, इसमें सारे यूजर्स हैं जो वर्क करेंगे। अब बी नेटवर्क है जहां पे हमारे सारे एडमिन हैं जो इस सर्वर की मेंटेनेंस और उसके बाकी चीजों को की देख रेख करेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही एक नेटवर्क में होंगे, ठीक है, और ट्रैफिक जो है ये ट्रैफिक की बैंडविड्थ जो है हमने बनाई हुई है कि ये वाला जो है नेटवर्क जो है ये ए के लिए है और ये वाला नेटवर्क जो है बी के लिए है, ठीक। तो 5,000 का लोड जो है ये संभाल पा रहा है, और ये वाला जो है
हमने पूरा का पूरा आइसोलेट करा हुआ है, सेगमेंटेड है। ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो है, आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे जो है CIA पे जो है उसका इफेक्ट होगा, CIA पे इफेक्ट जाएगा। फिर आपने कहा कि इन्वायरमेंट कॉर्ड्स, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमने पावर का दिखाया, ठीक है। पावर से रिलेटेड जो है ये हुआ, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि ये सर्वर जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मान लीजिए कोई एक, ये सर्वर जो है ये सब के सब जो है कहाँ पे, मान लीजिए कि मुंबई में है, ठीक है, या चेन्नई में है। और डेटा सेंटर है ये हमारा, जहाँ पे हमने मल्टीपल पावर केबल्स लगाए, तो ये भी हमारे पास रिडंडेंट है, ठीक है। सर्वर्स भी हमारे पास रिडंडेंट है, फिर तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। और सुनामी आ गई तो डाटाबेस जो डेटा सेंटर है वही पानी में डूब गया, तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली डिजास्टर रिकवरी का भी एक प्लान होता है, राइट? वो भी, उसकी भी एक पॉलिसी होती है कि अगर ये डूब भी गया पूरा, तो हमारे जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन, मतलब अगर मुंबई है तो दूसरी जगह है। हमने जो है वही हिमालय में भी जो है एक डेटा सेंटर रख रखा है, जहाँ पे हमारे पास इसका बैकअप है। वहां से जो है कंटेंट सर्व होना शुरू हो जाएगा, उसको रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। बाकायदा हमारे पास बैकअप हो, तभी हम रिस्टोर कर पाएंगे। अगर बैकअप नहीं होगा तो रिस्टोर भी नहीं होगा, ठीक। अच्छा, फिर जब वल्नरेबिलिटीज का इवेल्युएशन होता है तो कैसे होता है? अगर मैं एक नेटवर्क में हूँ, ठीक है, और इस नेटवर्क में कितनी वल्नरेबिलिटीज है वो मुझे कैसे पता चलेगा, जिससे मेरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? मुझे, अगर मैं ढूंढने के लिए निकला कि भाई ठीक है, मैं जो है, मेरे पास एक नेटवर्क है, और मान लिया कि हमारा नेटवर्क कुछ इस तरीके से है। ये मेरे पास राउटर है, मेरी फायरवॉल लगी हुई है, मैं एक जेनेरिक नेटवर्क आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा। एक राउटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मैंने कनेक्शन लिया हुआ है, मान लीजिए BSNL या किसी जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया। और फायरवॉल के बाद मैंने अपना जो है कोर स्विच लगाया हुआ है, और देन स्विच के बाद जो है मैंने यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स को बिठाया हुआ है, ठीक। और इस नेटवर्क में यहाँ पे जो है ये मेरा एक सर्वर है, ठीक। ये मेरा एक जोन है, ठीक है। तो जोन को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि ये मेरा इंट्रानेट है जो राउटर के अंदर है, ठीक। सो एक मेरे ये मेरे लिए एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, ये मेरे लिए इंटरनल हो गया, ठीक। एक्सटर्नल है, इंटरनल है, और जब बाहर से कोई जो है कि मैंने यहाँ पे इसको जो है DMZ बोला हुआ है, ठीक। एक मिलिटराइज जोन है जहाँ पे मतलब सिक्योरिटी टाइट है, और DMZ का मतलब जहाँ सिक्योरिटी ढीली है, ठीक है। तो ये इसको मैंने DMZ बोला, सो दैट कि एक्सटर्नल वालों के लिए मैंने यहाँ पे एक रूल लगा दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे, कि भाई जब ट्रैफिक आएगा तो इस ट्रैफिक को यहाँ से यहाँ भेजा जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से कम्युनिकेट करता है, ठीक। और क्योंकि ये, मैं भी इस सर्वर को यूज करता हूँ, मैं भी डेटा एक्सेस करता हूँ इस सर्वर से, ठीक है। अगर इस सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है, और अटैकर ने यहाँ पे जो है मालवेयर अपलोड कर दिया, और वही मालवेयर मैंने डाउनलोड कर दिया, तो मालवेयर मेरी मशीन में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं भी कॉम्प्रोमाइज हूँ, तो सर्वर भी कॉम्प्रोमाइज है, मैं भी कॉम्प्रोमाइज हूँ। और अगर वो मालवेयर जो है किसी तरीके से जो है अपने को रेप्लिकेट करता है, तो क्या होगा, वो पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा, लेटरल मूवमेंट करेगा अगर, उसकी प्रेजेंस यहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है। और मेरे नेटवर्क का जो पूरा पूरा डेटा है उसको एक्सफिल्ट्रेट करके जो है बाहर लेके जाएगा, मगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो,
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि वल्नरेबिलिटीज क्या है। ठीक है, मेरे नेटवर्क की जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो क्या है, मैं सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने वल्नरेबिलिटीज की बात करी थी, हमारे इसमें वल्नरेबिलिटीज क्या क्या थी? हमारे इसमें वल्नरेबिलिटीज थी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास पॉलिसी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पॉलिसी नहीं है कि कौन सी आईपी जो है अंदर जो है सर्वर को एक्सेस कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी एक तरीके की पूंजी हो गई जिसमें मतलब कुछ नियम डिफाइन होते हैं कि आज से जो है ये नियम है। ठीक, तो अगर उनके पास जो है कोई ऐसा दस्तावेज ही नहीं है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि वाइट लिस्टेड आईपीस वो सोर्स कौन से होंगे जो हमारे सर्वर को, हमारी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे, अगर वो होंगे तो फायरवॉल पे जो है व्हाइट लिस्ट का एक रूल लगाया जा सकता है जिससे कि हम बाकी के जो मैलिशियस एक्टर हैं, है ना, उन सबको जो है रेस्ट्रिक्ट कर सके, उन पे प्रतिबंध लगा सके। और अगर हम जो है उन पे प्रतिबंध लगा पाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा कि हमारे लिए जो अकाउंटिंग है, जो हम लेखांकन कर रहे थे कि भाई किस किस ने अटैक किया, तो हमारा जो वो ट्रस्टेड सोर्स होगा, ट्रस्टेड सोर्स क्या करेगा, जब वो आएगा और उससे हमें लगेगा कि कुछ मैलिशियस बिहेवियर आया है, हम यहाँ पे लॉग जो है चेक कर रहे हैं कि सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स थ्री, और सोर्स थ्री ने जो है यहाँ पे सर्वर को अटैक करने की कोशिश की है, तो हम जो है बाद में उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। अगर कार्यवाही नहीं करेंगे, अगर हम उसको पता ही नहीं कर पाएंगे, तो जो है वो भी हमारी वल्नरेबिलिटी है कि हमारे पास लॉग ही नहीं था। लॉग नहीं था इसलिए जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वल्नरेबिलिटी है। हमारे पास लॉग लॉग इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पॉलिसी नहीं थी। अगर लॉग लेने का नियम बन जाए तो हम लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद जो है देन इसकी एनालिसिस होगी। ठीक है, अब जो ये लॉग की एनालिसिस हो रही है, ऐसे ही जो है ट्रैफिक की भी एनालिसिस हो सकती है यहाँ पे से। और जब ट्रैफिक की एनालिसिस होती है, ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये भी पॉलिसी में डिफाइन होगा कि जो आप लॉग को कलेक्ट करेंगे, नेटवर्क का लॉग या एप्लीकेशन का लॉग, उसकी एनालिसिस होगी और आप ये देखेंगे कि उसमें कोई इंट्रूजन डिटेक्शन हुआ है कि नहीं है, या आपको कोई ऐसा इंडिकेटर मिला है ना, जिससे आप ये कह सकें कि अच्छा, कि किसी ने जो है हमको इंट्रूजन करने की कोशिश करी। ठीक है, तो अब बात आ गई वल्नरेबिलिटी। तो मान लीजिए कि हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे एक वल्नरेबिलिटी है, और इस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है कॉमन वल्नरेबिलिटी इनोमरेशन नंबर से, सीवी की एक आईडी होती है। सो एनवीडी एक डेटाबेस है, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, जहां पे सारी वल्नरेबिलिटीज को रखा जाता है। ठीक? तो मैं जैसे आपको इसको बताता हूँ, कोई जो सीवी आया होगा लेटेस्ट, ये आपका जो है एनवीडी का डेटाबेस है, जहां पे आप जो है जा सकते हैं, और यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटीज हैं यहाँ पे लिस्ट आउट होती हैं। अगर मान लीजिए कि किसी के प्रोडक्ट में कोई वल्नरेबिलिटी आया, वो जो है इसको जो है पब्लिकली शेयर करना चाहता है कि भाई हमारे इस प्रोडक्ट में वल्नरेबिलिटी है, और इस वल्नरेबिलिटी का जो मिटिगेशन है वो ये है। अगर आप इस कमजोरी को, वीकनेस को दूर करना चाहते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी कोई वल्नरेबिलिटी का हम जो है उदाहरण ले लेते हैं कि 2023 में अप्रैल माह में ये एक वल्नरेबिलिटी है जिसको एक आईडी दी गई है 0208। तो ये कह रहा है कि एनवीडिया करके
इस प्रोडक्ट में कंटेन्स अ वल्नरेबिलिटी, ठीक है, जिसमें होस्ट इंजन जो सर्वर कंपोनेंट है, जिसमें हीप बेस्ड बफर ओवरफ्लो जो है वीकनेस है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है कंडीशन वैलिडेशन का एरर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें वल्नरेबिलिटी पता लगती है। फिर इसमें जो है एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि ये वल्नरेबिलिटी जो है अगर कॉम्प्रोमाइज होगी तो उसका अटैक वेक्टर क्या होगा, ठीक है। और जब इस वल्नरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा तो उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उस पे क्या असर आएगा, इंटीग्रिटी पे क्या असर आएगा और अवेलेबिलिटी पे क्या असर आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है इसने बताया हुआ है वेक्टर में कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो नन है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पॉपअप पे, तो हमने कहा कि अगर ये एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं और कोई इसको अटैक करेगा तो इसकी गोपनीयता पे क्या असर आएगा, तो उसने कहा कुछ नहीं आएगा। तो हमने कहा इसकी अखंडता पे क्या असर आएगा, तो उसने कहा हाई, और इसकी जो है उपलब्धता है उसमें भी हाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वल्नरेबिलिटीज को डिफाइन किया गया है कि जब अगर वो अटैक होगी तो वो कहां से होगी। तो अगर आप देखेंगे अटैक वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल, ठीक। अच्छा, अब जो अटैक वेक्टर यहाँ पे जो ये लोकल लिखा हुआ है ये AVL, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक। तो अटैक वेक्टर जो है मतलब वो अटैक कहां से हुआ है। तो अगर आप इस वाले जो है आर्किटेक्चर को देखेंगे ध्यान पूर्वक, तो जो अगर मान लीजिए ये सर्वर है टारगेट और बाहर से इस पे अटैक आ रहा है, तो ये नेटवर्क है, ठीक है। अगर इस सर्वर पे जो है केवल और केवल VPN कनेक्शन के थ्रू एक्सेस किया जाता या एडजेसेंट नेटवर्क से एक्सेस किया जाता है, यहाँ पे कोई दूसरा नेटवर्क और होता, ठीक है, तो फिर अटैक वेक्टर एडजेसेंट हो जाता। अगर केवल लोकल जिस नेटवर्क में ये सर्वर डिप्लॉयड है उसी नेट में कोई दूसरी मशीन है और वहां से हो रहा है तो वो लोकल, तो इसका मतलब ये है कि अटैकर उस टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए इसी लैन में जिस लैन में ये सर्वर है, ठीक है। या फिर फिजिकली अगर होता तो उसमें होता कि सर्वर को फिजिकली जो एक्सेस कर पाएगा वो ही उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर पाएगा। इस वाले केस में जो हमने अभी देखा उस वाले में अटैक वेक्टर लिखा हुआ था कि वो लैन में होना चाहिए, मतलब वो इस पर्टिकुलर DMZ के अंदर होना चाहिए। अगर अटैकर DMZ के अंदर है तभी जो है वो सर्वर की उस वल्नरेबिलिटी को अटैक कर पाएगा, ठीक? तो ये चीजें जो है ये है वल्नरेबिलिटीज। तो नेटवर्क में और क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, जो जो वल्नरेबिलिटीज हो सकती है वो हमने डिस्कस करी है, ठीक। अच्छा, अब आने वाले उसमें जो है हम देखेंगे कि वल्नरेबिलिटीज तो हमने डिस्कस करी हैं और वल्नरेबिलिटीज की जो है और क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, और साथ में हम आगे पढ़ेंगे थ्रेट्स और आपके अटैक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी जो है यहीं पे क्लास खत्म करते हैं और आने वाले लेक्चर में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।